तो फाइनली बच्चों कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसका पार्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपके चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट पार्ट है, और आज के इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके। और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो अभी तक यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये आपके नोट्स हैं, इनको साथ साथ में आप लिख भी सकते हैं या इनको आप परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके नर जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र क्या है। ओके, तो नर जनन तंत्र है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके आ चुका है। तो नर जनन तंत्र है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं के निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। यानी जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं उनको संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। तो मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं, यानी कौन कौन से अंग हैं, जिसमें पहला है आपके वृषण, और दूसरा है आपके वृषण कोश, और तीसरा है आपके अधिवृषण, और चौथा है आपके शुक्राशय, और 5 नंबर है आपकी शुक्रवाहिनी, और 6 नंबर है आपके शीर्षण। अब इनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके वृषण, यानी वृषण का क्या काम है। तो पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं, और प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली और कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इसमें स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा किनका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। ओके, यानी वृषण है वो पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ओके, और प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली और कुंडलित नलिकाएं होती हैं, और इनमें स्थित शुक्र जनन जो कोशिकाएं हैं वो शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अधिवृषण, यानी अधिवृषण का क्या काम है। तो अधिवृषण है वो वृषणों के ऊपर स्थित अति कुंडलित नलिकाएं होती हैं, और शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं, ये आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में 3 नंबर है आपकी शुक्रवाहिनी, यानी शुक्रवाहिनी है उसका क्या काम है। तो शुक्रवाहिनी में आपको क्या ध्यान रखना है कि अधिवृषण का अंतिम छोर एक संक्रीय नली में खुलता है, और इसे क्या कहते हैं, हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। यानी अधिवृषण है उसका जो अंतिम छोर होता है वो एक संक्रीय नली में खुलता है, और उस नली को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। और दोनों ओर की शुक्रवाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है, और दोनों ओर की जो शुक्रवाहिनी है वो उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। ये आपको शुक्रवाहिनी में याद रखना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपकी शुक्राशय, यह थैलीनुमा रचना होती है। यानी जो शुक्राशय है वो एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक रचना होती है, और शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। यानी जो शुक्रवाहिनी है वो उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई किसमें मिलती है, किसमें खुलती है, शुक्राणु में खुलती है। और शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और शुक्राशय में पोषक तरल स्त्रावित होता है, और शुक्राणुओं सहित इस तरल को क्या कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। ओके, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में 5 नंबर है आपके मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग क्या है। तो शुक्राशय एक संक्रीय नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, यानी शुक्राशय है वो एक संक्रीय नली के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्खलन कहते हैं, मूत्राशय के संक्रीय मार्ग में खुलता है। और पुरुष से मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शीर्षण में स्थित होता है, कि जो पुरुष हैं उसमें मैथुन क्रिया के लिए मूत्र मार्ग एक मांसल अंग शीर्षण में स्थित होता है, और बाद में यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। इस मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
उसके बाद में 6 नंबर है आपके सहायक ग्रंथियाँ, यानी जो सहायक ग्रंथियाँ हैं वो किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। तो उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, काउपर्स, पीनियल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यानी जो उपयुक्त अंग हैं उनके अलावा भी पुरुषों में प्रोस्टेट, काउपर्स और पीनियल जो ग्रंथियां हैं वो उपस्थित होती हैं, जो अपने अपने स्त्राव वीर्य में स्त्रावित करती हैं और शुक्राणुओं की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो ये सब आपको नर जनन तंत्र में विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके मादा जनन तंत्र, यानी मादा जनन तंत्र है वो किस प्रकार से मादा जनन तंत्र है, उसके कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मादा जनन तंत्र है, उसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। अब कौन कौन से अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है आपके अंडाशय, दूसरा अंग है आपके अंडवाहिनी और तीसरा अंग है आपके गर्भाशय और चौथा अंग है आपके योनि और पांचवा है आपके बग और छठा है आपके बार्थोलिन ग्रंथि। ओके, तो 6 इसमें अंग हैं और इन 6 अंगों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपके 1 नंबर पर है अंडाशय। ओके, अब अंडाशय में किस प्रकार से है, तो देख सकते हैं आपकी स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, कि जो स्त्री हैं उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और ये अंडाशय अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं होती हैं, जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होती हैं। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है, कि स्त्री है उनमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं मानी जाती हैं और उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं और अंडाशय है उसमें अंडजनन की क्रिया के द्वारा जो अगुणित अंड हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके बाद में सेकंड है आपके अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी है उसमें देख सकते हैं आप कि दोनों अंडाशयों के समीप स्थित झालरदार मुखिका से एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है और दोनों ओर की जो नलिकाएं हैं वो गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं, कि दोनों अंडाशय हैं उनके समीप स्थित झालरदार जो मुखिका है उससे एक एक अंडवाहिनी निकलती है, जो मुख्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है और दोनों ओर की जो नलिकाएं होती हैं वो गर्भाशय के ऊपरी भाग में खुलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके गर्भाशय। अब गर्भाशय वो एक मांसल रचना मानी जाती है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है, कि गर्भाशय है वो एक मांसल संरचना है जिसका ऊपरी भाग तो कैसा होता है, चौड़ा होता है और जो निचला भाग है वो कैसा होता है, संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर पर है आपके योनि। गर्भाशय का निचला भाग एक संकरी और लचीली मांसल नलिका में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। और मैथुन के समय पुरुष का जो वीर्य है वो इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके 5 नंबर पर भग। अब देखिए भग में आप देख सकते हैं कि योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, कि जो योनि है वो बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, भग कहते हैं। और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर 2 मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग स्टेशन होता है। और 6 नंबर है आपके बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्त्रावित करती है और यह तरल पदार्थ मैथुन को सुगम बनाता है और शुक्राणुओं को जीवाणुओं से क्या करता है, रक्षा करता है, कि एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्त्रावित करती है और ये तरल पदार्थ मैथुन को क्या करता है, सुगम बनाता है और शुक्राणुओं की किससे रक्षा करता है, जीवाणुओं से रक्षा करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस के रूप में आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। ओके, यानी कारण लिखिए, प्रश्न आ सकता है आपके कि क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। तो इसका आंसर है वो किस प्रकार से आपको लिखना है वो आप देख सकते हैं।
यदि अणु कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी जो अंतभित्ति मांसल है वो स्पंजी हो जाती है और यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती और यह परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है और इस चक्कर में लगभग 1 महीने का समय लगता है और इसे हम क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। और इसकी जो अवधि है वो लगभग 2 से 8 दिन की होती है। रजोधर्म की जो अवधि है वो लगभग कितने दिन की होती है, 2 से 8 दिन की होती है। तो ये कारण है कि जब इन अंड का निषेचन नहीं हो पाता। ओके, तो ये आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके जनन स्वास्थ्य, और जनन स्वास्थ्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके आने वाला है। तो जनन स्वास्थ्य को आपको अच्छे से कंप्लीट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जनन स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में जानेंगे। जो परिभाषा मैं लिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वही परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। तो लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है, कि लैंगिक क्रिया है उसके द्वारा जो गर्भधारण है उसकी संभावना सदैव बनी रहती है। और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग और आपूर्ति है वो बढ़ जाती है, और यदि वह गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है, कि लैंगिक क्रिया है उसके द्वारा गर्भधारण की जो संभावना है वो सदैव बनी रहती है, और गर्भधारण की जो अवस्था है उसमें स्त्री के शरीर और भावनाओं की जो मांग है और जो आपूर्ति है वो बढ़ जाती है, और यदि वह गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना क्या कहलाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और उसके बाद में है गर्भधारण रोकने के उपाय। तो गर्भधारण रोकने के कुछ उपाय हैं, कुछ विधियां हैं। तो यहाँ पर पहली विधि का नाम क्या है, रोधक विधियां। अब देखिए रोधक विधियां किस प्रकार से यूज की जाती हैं। तो इसमें कंडोम और डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है, इसमें कंडोम तथा डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। और ये युक्तियां शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने में रोधक का कार्य करती है, जिसे निषेचन नहीं होता। ओके, उसके बाद में सेकंड जो विधि है वो है आपकी रासायनिक विधि। ओके, तो रासायनिक विधि है उसमें किस प्रकार से निषेचन नहीं हो पाता, किस प्रकार से शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने के लिए रोका जा सकता है। तो रासायनिक विधि है, इसमें सहगर्भता को रोकने में महिलाएं 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। जो रासायनिक विधि है, जो केमिकल्स मेथड हैं, उनमें जो महिलाएं होती हैं वो गोलियों का यूज करती है, जिसमें 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग किया जाता है। एक है आपकी मुख्य गोलियां और एक है आपकी योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणुओं या अंडाणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। ओके, 3 नंबर है आपके शल्य विधियां। इस विधि में पुरुष नसबंदी और स्त्री नसबंदी कराई जाती है। इसमें पुरुष है वो नसबंदी और स्त्री नसबंदी है वो करवाई जाती है। और 4 नंबर जो मेथड है आपके अंतः गर्भ निरोधक विधियां। तो चिकित्सकों द्वारा कॉपर-टी का रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं होती। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कॉपर-टी का रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें।